10.2 है। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5i माइनस जे प्लस 2k, 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो, हमें इसी के अनुदिश मान लेते हैं। एक हमारे ये रेखा है, ये ओ है और ये ए है। ये एक सदिश है, इसको हम ओ ए मान लेते हैं। अगर हम इसे ओ ए मान लें तो हमें कह रहा है कि हमें एक इसी के अनुदिश का मतलब है इसी की दिशा में, इस रेखा का ये सदिश है 5i माइनस जे प्लस 2k। इसी के अनुदिश एक सदिश ज्ञात करनी, अगर इसके अनुदिश एक सदिश ज्ञात करनी होती तो हम लोग ज्ञात कर लेते मात्रक सदिश। लेकिन हमें मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसके अनुदिश एक सदिश ज्ञात करनी है जिसका परिमाण दे रखा है आपको। इसका परिमाण दे रखा है 8 इकाई। मतलब हमें इसी की दिशा में एक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अगर हमसे ये कहता कि एक इसी के अनुदेश सदिश ज्ञात कीजिए तो फिर हम मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। मात्रक सदिश को अगर हम ये ओ ए लिखा हुआ है, इस पूरे को सिर्फ ए लिख दें तो ए बराबर हो जाता 5i माइनस जे प्लस 2k। हम इसका जब ज्ञात करते मात्रक सदिश तो मात्रक सदिश ए कैप ज्ञात करते, तो ये ए कैप जो होता है वो 1 इकाई होता है। क्योंकि ये परिणामी सदिश होता है तो परिमाण 1 होता। यहाँ कह रहा है इसका परिमाण 8 होगा। इसी दिशा में एक सदिश ज्ञात करनी है और उस सदिश का जो परिमाण है वो 8 है। तो हमें ये ज्ञात करना है परिमाण 8 वाला सदिश। अगर परिमाण 8 वाला सदिश ज्ञात करना है तो हम क्या लिख दें कि 8 और सदिश परिणामी सदिश ए, 8 परिणामी सदिश ए ज्ञात कर लें तो ये हो जाएगा कि इसी दिशा में एक परिणामी सदिश हो गया जिसको जो 8 इकाई है। परिणामी सदिश ज्ञात हो जाएगा जो कितना है 8 इकाई, क्योंकि हमें कह रहा है 5i माइनस जे प्लस 2k के दिशा में ही एक सदिश ज्ञात करना है। अगर हमें इसी की दिशा में एक सदिश ज्ञात करने के लिए कहता तो हम निकालते हैं ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे परिणामी वेक्टर ए, ये निकालते हैं। इसी दिशा में कह रहा है लेकिन 8 इकाई जिसका परिमाण कितना हो 8 इकाई, तो 8a कर देंगे तो हमारा परिणाम निकल जाएगा। तो यहां कर लेते हैं, यहां मान लिखेंगे तो ये ए कैप बराबर ए लिखा हुआ, ए का मान है 5i माइनस जे प्लस 2k बटे। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ये निकालने के लिए होता हमारे पास परिणाम वेक्टर ए बराबर, ये रूट में होता है x² y² और z²। ये हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। यह आ जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस 1 प्लस 4 बराबर, यह आ जाएगा 25 और 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ मान रख देते हैं 30 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 30। अब ये बन जाएगा परिणामी वेक्टर मात्रक सदिश ए बराबर 5i बटे √30 माइनस जे बटे √30 और प्लस 2k बटे √30।
तो ये तो ए कैप का मान निकल गया, ए कैप का मान निकल गया। और हमें ज्ञात करना है 8a कैप, 8a कैप। जब हम 8a कैप ज्ञात करेंगे तो यहां लिख देंगे 8a कैप बराबर, 8a कैप बराबर ये आ जाएगा 8 और a कैप, a कैप का मान है 5i कैप रूट में 30 माइनस जे कैप बटे रूट में 30 और प्लस 2k कैप रूट में 30। तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं या अंदर गुणा कर लें। तो इसका जो परिणामी इसी के दिशा सदिश परिणामी मान होगा ये आ जाएगा 8 पचे का 40 आई कैप बटे रूट का 30 माइनस 8 जे कैप बटे का रूट 30 और प्लस 2k कैप 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 गुना का 16k कैप बटे रूट का 30। ये हमारा आ गया सदिश, मतलब 5i माइनस जे प्लस 2k, 5i माइनस 2j प्लस 5i माइनस जे प्लस 2k के दिशा में एक परिणामी सदिश जिसका परिमाण 8 मात्रक है। ये हमारा आंसर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और एक सदिश माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप कह रहा है कि ये संरेख है। हमें ये दिखाना है कि ये संरेख है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये संरेख है। अगर हम इसे a वेक्टर a मान लें और इसे मान लेते हैं ये b है, ये a है और ये क्या है b है। अगर ये a है और ये b है तो फिर हम इस स्थिति के लिए क्या कहते हैं कि अगर ये संरेख है तो संरेख के लिए आपको पीछे एक फार्मूला बताया गया था। ये होता था b1 बटे a1 बराबर b2 बटे a2 बराबर b3 बटे a3। तो जो a का मान था वो a111 था, a के लिए था और b के लिए ये था और ये बराबर लिखा हुआ था लैम्डा। पीछे सूत्र बताया गया था कि ये ऐसी स्थिति हो तो ये संरेख होता है। या आपको एक दूसरी स्थिति बताई गई थी। दूसरी स्थिति ये था कि वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर a। अगर ये संरेख होंगे तो वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर a होता है या फिर ये होता है। इसी से ये ज्ञात किया गया था। तो यदि हम इसकी तुलना कर लें, इसकी तुलना करें, ये वेक्टर a बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k की तुलना कर लेते हैं वेक्टर a से a1i प्लस a2j प्लस a3k से। इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा a1 बराबर 2, a2 इज इक्वल टू माइनस 3 और a3 इज इक्वल टू 4। ये a1, a2 और a3 आ गया। इसकी तुलना हम कर लेंगे, इसकी तुलना ये b बराबर माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k होगा। जब इसकी तुलना b से करेंगे तो b बराबर b1i प्लस b2j प्लस
B3 कैसे करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा B1 बराबर -4, B2 बराबर 6 और B3 बराबर -8 के। अब A1 A2 A3 का मान यहाँ निकल गया, B1 B2 और B3 का मान यहाँ निकल गया। यहाँ जो हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र पे वो मान रख देते हैं। जब हम मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा -4 बटे B1 का मान -4 है और A1 का मान 2 बराबर B2 बटे A2, B2 का मान 6 है और A2 का मान -3 है बराबर, यहाँ B3 का मान -8 है और A3 का मान जो है वो 4 है, इज इक्वल टू लैम्बडा। ये 2 कट गया, ये 3 कट गया और ये 4 से कट गया, -2 इक्वल -2 बराबर लैम्बडा, यानी लैम्बडा के मान आपस में बराबर है, लैम्बडा के सभी मान आपस में बराबर हैं, इसलिए यह एक संरेख को करता है, इसीलिए ये एक संरेख है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्बडा बी बराबर लैम्बडा A1 होता है। यहाँ से कॉमन ले लें, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर बी बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस और 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j और -4k माइनस कॉमन ले लिया है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ये जो मान दिखाई दे रहा है, ये मान a के बराबर दिखाई दे रहा है, ये मान a के बराबर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर, ये तो b का मान है, जब ये b का मान है और यहाँ a दिखाई दे रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं b बराबर, वेक्टर b बराबर -2 होगा और यहाँ ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा मान दिखाई दे रहा है वो मान किसका है, वेक्टर a का। तो ये वेक्टर b बराबर -2 वेक्टर a, ये इससे भी सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ होता है कि यदि ये संरेख है तो फिर b बराबर लैम्बडा वेक्टर a। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस, इसीलिए यहाँ से दूसरे तरीके से ये सिद्ध हो गया कि ये भी संरेख है या फिर इस तरीके से संरेख है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है i प्लस 2j प्लस 3 के, i प्लस 2j प्लस 3 के कि द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए, कि द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि ये हमारे पास एक दे रखा है, अब एक सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है। आपसे कह रहा है कि आप इसका द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। द्विक कोसाइन ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर a बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दिया हुआ। अब द्विक कोसाइन के लिए आपको बताया गया था कि यदि यहाँ जो मान होते हैं, अगर ये वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप लिखा, वेक्टर a बराबर a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k कैप लिखा हो,
तो इनका जो द्विक अनुपात होता है, तो ए का द्विक अनुपात, ए का द्विक अनुपात, ए का जो द्विक अनुपात होता है वो A1, A2 और A3 होता है। ए का द्विक अनुपात A1, A2 और A3 होता है। अब अगर ये A1, A2, A3 होता है तो द्विक कोसाइन के लिए क्या करते हैं? द्विक कोसाइन के लिए क्या करते हैं? द्विक कोसाइन के लिए होता है कॉस अल्फा बराबर, द्विक कोसाइन कॉस अल्फा बराबर, कॉस अल्फा बराबर होता है A1 बटे परिणामी, A1 बटे परिणामी वेक्टर A। कॉस बीटा के लिए होता है, कॉस बीटा बराबर होता है A2 बटे परिणामी वेक्टर A, और कॉस गामा बराबर होता है A3 बटे परिमाण वेक्टर A। जो हो गया। यहां से द्विक कोसाइन हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए द्विक कोसाइन ज्ञात करना है तो परिमाण A चाहिए, परिमाण वेक्टर A। तो यहां लिखेंगे परिमाण वेक्टर A निकालने का तरीका क्या है? जहां लिख लेंगे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो परिमाण इसका आ गया 14, परिमाण जो इसका आ गया 14। यहाँ मान रख लेते हैं तो ये आ जाएगा कि कॉस अल्फा बराबर, कॉस अल्फा बराबर A1। यहाँ जब A1 की इसके तुलना करेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा A1 बराबर 1, A2 बराबर 2 और A3 बराबर 3। A1 बराबर 1, A1 A1 हो गया, A2 A2 हो गया और A3 A3 हो गया। जब तुलना कर लेंगे तो कॉस अल्फा बराबर A1 बटे मॉड ऑफ वेक्टर A, तो A1 का मान 1 बटे यह आ जाएगा रूट का 14। फिर आएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर A2, A2 का मान जो है वो 2 और परिमाण वेक्टर, और आ जाएगा फिर कॉस गामा, कॉस गामा बराबर क्या होगा A3, A3 का मान है 3 और ये रूट का 14। तो ये इसका द्विक कोसाइन निकल गया, ये इसका द्विक कोसाइन निकल गया। इसे हम लिख सकते हैं, इनका जो द्विक कोसाइन होगा वो 1 बटे रूट का 14, 2 बटे रूट का 14 और 3 बटे रूट का 14। ये इनका द्विक कोसाइन निकल गया, ये इनका क्या निकल गया? द्विक कोसाइन निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है कि बिंदुओं, लिखा हुआ है बिंदुओं ए लिखा हुआ है 1 2 -3, 1 2 और -3 एवं बिंदु लिखा है फिर -1 -2 और फिर लिखा है 1। बिंदु ए एवं बिंदु बी, ये बिंदु बी लिखा हुआ है, बिंदु बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहा है, उसका हमें द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। मतलब यह है कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है। यहां अगर हम ऐसे बना लें
तो ये बिंदु अगर ए है और ये बिंदु अगर बी है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं और इसको भी मूल बिंदु से मिला देते हैं, तो ये यहाँ होगा और ये ऐसे होगा। तो बिंदु ए जो है, ये बिंदु ए है वो 1, 2 और -3 है, और ए बिंदु जो है वो है -1, -2 और 1 पे है। अब ए से बी की तरफ दिष्ट हो रहा है, ए से बी की तरफ आ रहा है, ए से बी की तरफ आ रहा है, तो पहले हम ए का समीकरण ज्ञात कर लें। तो जब ए का समीकरण ज्ञात करेंगे तो सदिश ए बराबर हो जाएगा, ये होगा i + 2j - 3k, ये हो जाएगा ए बराबर। और जब हम b बराबर लिखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा -i - 2j और ये आ जाएगा प्लस का k। तो ये a बन गया, ये b बन गया। आपको त्रिभुज योग के नियम से था कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो a से b जब निकालेंगे, तो हम जब ab निकालेंगे तो ab बराबर जब हम ab निकालेंगे, a से b की तरफ जा रहा है, तो ये होता है कि प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो जब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ जाएंगे तो ये होता है कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु कर देते हैं, तो उसका इसकी लंबाई पता चल जाती है। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु कर देते हैं, तो यहाँ से एक सदिश आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे b - a, यहाँ लिख लेंगे b - a। तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा ab बराबर कितना होगा, b का जो मान है वो लिखा है -i कैप -2j कैप प्लस k कैप, बीच में माइनस है, माइनस यहाँ कोष्टक लगा दिया। a का मान है i + 2j - 3k, यहाँ ये वेक्टर ab बराबर -i - 2j और प्लस k -i - 2j और प्लस का 3k जोड़ लेते हैं, ये -i और ये -i -2i, ये -2j और ये -2j -4j और ये 3 और ये 1 और ये 3 और 1 हो जाएगा ये 4k। तो AB का जो मान आ गया वो AB का मान हो गया -2i कैप -2j कैप और प्लस 4k कैप। ये तो मान निकल गया। हमें क्या कह रहा है कि इसका द्विक कोसाइन निकालना है, AB की तरफ दिखता और इसका द्विक कोसाइन निकालना है। तो द्विक कोसाइन के लिए क्या होता है हमारे पास, द्विक कोसाइन के लिए होता है, अगर हम इनकी तुलना कर लें, इस पूरे को अगर हम वेक्टर a मान लें और इस पूरे को तुलना कर लें a1i + a2j + a3k कैप से इसकी तुलना कर रहे हैं। k कैप से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा a1 बराबर -2, a2 बराबर आएगा -4 और a3 बराबर आएगा 4। अब हमें इसका द्विक कोसाइन ज्ञात करना है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से जब द्विक कोसाइन ज्ञात करना होता है तो द्विक कोसाइन होता है cos अल्फा बराबर a1 बटे परिमाण a, cos बीटा बराबर a2 बटे परिमाण a और cos गामा बराबर a3 बटे परिमाण a। ठीक है, तो फिर पहले अब हम परिमाण निकालना है। जब इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण होगा, परिमाण निकालने के लिए होता है इन सबके गुणांकों का वर्ग -2 का वर्ग
प्लस -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, तो ये आ जाएगा, ये 16 और 16 32, 32 और 4 रूट का आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 6। तो इसका जो मान आ गया वो 6 आ गया। अब द्विक कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। द्विक कोसाइन के लिए क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, a1 बटे परिमाण a, a1 का मान -2, तो -2 बटे 6, कॉस बीटा बराबर क्या होगा, a2 का मान है -4/6, और कॉस गामा होगा, कॉस गामा की वैल्यू कितनी होती, कॉस गामा की वैल्यू है 4/6। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, यह आ जाएगा -1/3, 2 और ये 3, तो -2/3, और ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/3। तो इनका जो द्विक कोसाइन है, इनका जो द्विक कोसाइन है वो बन जाएगा -1/3, -2/3 और 2/3, ये इसका आंसर बन जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करिए ताकि ये जानकारी अन्य लोगों को तक भी जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ, दर्शाइए कि सदिश i प्लस जे प्लस के अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुके। मतलब हमें यह दिखाना है कि ये जो वेक्टर A है i प्लस जे प्लस के, ये OX, OY और OZ, यानी जो हमारे X, Y और Z, ये हमारे जो हैं, ये हमारे जो हैं, इनके साथ ये जो बना रहा है वो तीनों के साथ बराबर कोण ही बना रहा है, यानी बराबर कोण पर ये झुके हुए हैं। तो बराबर कोण पर झुके हैं तो हमें इसका द्विक कोसाइन ज्ञात करना पड़ेगा। अगर बराबर कोण है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं। वेक्टर a बराबर a1x प्लस a2z, ये a1i होगा, a1i प्लस a2z प्लस a3k के लिए, a1i प्लस a2z प्लस a3k के लिए। तो यहाँ a1 बराबर 1 होगा, a2 बराबर भी 1 होगा और a3 बराबर भी 1 होगा। अब हम जब ज्ञात करेंगे तो ये परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। परिमाण ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में रूट का 3, ये आ जाएगा रूट का 3। अब हम द्विक कोसाइन के लिए जानते हैं, द्विक कोसाइन होता है कॉस अल्फा बराबर a1 बटे परिमाण a, a1 बटे परिमाण a। तो a1 का मान 1 है तो 1 बटे परिमाण का मान रूट में 3 है। कॉस बीटा इज इक्वल टू होगा a2 बटे परिमाण a, परिमाण a बराबर ये भी 1 बटे रूट का 3 हो जाएगा, और कॉस गामा बराबर हो जाएगा a3 बटे परिमाण a, a3 का मान भी 1 है और ये बटे हैं रूट के 3।
आप देख रहे हैं कि इनके जो सभी मान है वो आपस में बराबर है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, हम लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर 1/√3। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यानी सबके जो मान है वो 1/3 ही है। इसलिए ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड पर यह बराबर है। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपको बताया नहीं गया था, अंतः और बाह्य विभाजन। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले एक बात कर लेते हैं, अंतः और बाह्य विभाजन यानी खंड सूत्र। यह होता है खंड सूत्र। ये खंड सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर बी है और एक ए है। ये एक वेक्टर बी है और नीचे की तरफ एक वेक्टर ए है। एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर नीचे की तरफ ए है। यदि इनका परिमाण हो, यदि यहां से एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर जा रहा है, और यहां से एक वेक्टर आर इसे क्या कर रहा है कि एक अनुपात में बांट रहा है। एक वेक्टर आर एक अनुपात में क्या कर रहा है? बांट रहा है। अब अनुपात कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है ये m हो और ये n हो। ये यहाँ बिंदु O है, एक वेक्टर B है, एक वेक्टर A है, और ये वेक्टर R इन्हें दो भागों में बांट रहा है m संबंधे n के अनुपात में। जैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो वहां हमारा सूत्र होता था वेक्टर x के लिए m2x1। जब m2x1 यानी क्रॉस होता था तो वहां इसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इस वाले का गुणा इस वाले के साथ कर देंगे। अगर ये अंतः होंगे तो प्लस लगा देंगे और बाह्यतः होंगे तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंतः खंड यानी खंड सूत्र के लिए, अगर ये अंतः विभाजित है, अगर ये अंतः है तो अंतः के लिए हो जाएगा m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटे m प्लस n। और अगर ये अंतः खंड के लिए हो गया, अगर ये बाह्य है तो बाह्य के लिए होगा m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बटे m प्लस n। ये हमारा फार्मूला होता है। ये अंतः खंड के लिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब अगर ये अंदर होगा, अंतः खंड काटेगा तो ये होगा और बाह्य खंड काटेगा तो ये होगा। तो अंतः खंड के लिए जो हमारा बनेगा वो खंड सूत्र के लिए ये काट रहा है, ये अनुपातिक भाग है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो इसका इसमें प्लस कर दिया, इसका इसमें। अगर यह बाय काटेगा तो जहां जहां प्लस लिखा गया है वहां वहां माइनस लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिंदुओं P लिखा हुआ है, एक बिंदु है P बराबर लिखा हुआ है बिंदु P I प्लस 2j माइनस k, I प्लस 2j माइनस k और Q, और एक बिंदु लिखा है जो लिखा है Q बराबर लिखा है माइनस I प्लस j और प्लस k लिखा हुआ है। को मिलाने वाली रेखा खंड को ये दो संबंधे एक के अनुपात में,
दो संबंधे एक के अनुपात में ये काटते हैं, दो संबंधे एक के अनुपात में काटता है, तो अंतः एवं बाह्य विभाजन, तो हमें बताना है ये दो अनुपात में काटता है, तो हमें बताना है अंतः एवं बाह्य विभाजन, अंतः एवं बाह्य विभाजन इनका कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इनका अंतः एवं बाह्य विभाजन हमें बताना है। अगर हमें अंतः एवं बाह्य विभाजन बताना हो तो हम क्या करेंगे? अंतः एवं बाह्य विभाजन के लिए चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि P बराबर आई कैप प्लस 2J माइनस के कैप, और Q बराबर लिखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये एक दूसरे को दो संबंधे एक के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो कह रहा अंतः एवं बाह्य विभाजन बताइए। तो पहले अंतः विभाजन देख लेते हैं। अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर ये P है, ये P है, और ये एक दूसरा जो है ये मान लेते हैं Q है। ये P हो गया और ये Q हो गया। इन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ये बिंदु O है, ये P है और ये Q है। अब इन्हें बाह्य विभाजित, इन्हें अंतः विभाजित कर रहा है, अर्थात ऐसे कोई रेखाएं विभाजित कर रही हैं। ये जो संबंध है वो M है और ये N है, ये M है और ये N है। अब वो यहाँ जो ये R निकलेगा इसी का मान हमसे पूछ रहा है, तो अंतः के लिए लिख सकते हैं हम R बराबर लिखेंगे। R बराबर आपको बताया कि इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा कर देना। अगर अंतः है तो प्लस लगाते हैं और बाह्यता है तो माइनस लगाते हैं। तो जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा MQ प्लस NP बटे M प्लस N, ये अंतः विभाजन के लिए होगा। आइए ज्ञात करते हैं। R बराबर M, ये M1 संबंधे N, यानी M संबंधे N, तो ये हो जाएगा 2Q, Q का मान है माइनस I प्लस J और प्लस K, रख दिया, बीच में प्लस है, प्लस लिख दीजिए। N का मान 1 है, 1 लिख दिया। P का मान है I प्लस 2J और माइनस का K, इस पूरे के बटे हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 हो गया। अब इससे थोड़ा सा और हल करते हैं। हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2I प्लस 2J और प्लस 2K प्लस I प्लस 2J और माइनस K पूरे के बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 3। अब इसे और हल करेंगे तो ये और ये माइनस 2I में से एक आई जाएगा तो माइनस I कैप बचेगा, 2J और ये 2J, 2 और 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4J हो जाएगा। ये 2K माइनस K है, तो जब 2K में से K घटाएंगे तो प्लस का K बचेगा और पूरे के बटे आ जाएगा 3। इसे हम लिख सकते हैं माइनस I कैप बटे 3 प्लस 4J कैप बटे 3 और प्लस K कैप बटे 3। ये हमारा आ जाएगा जब ये अंतः विभाजित करेगा तब। जब ये अंतः विभाजित करेगा तो इसके लिए होगा माइनस I कैप बाई 3 प्लस 4J कैप बाई 3 प्लस K कैप बाई 3, ये आ जाएगा। अब यदि ये बाह्य विभाजित करता है, ये तो अंतः विभाजन के लिए था, अब यदि ये बाह्य विभाजित करता है तो इसके लिए क्या होगा? अगर ये बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजन जब करेगा तो ये मान लेते हैं कि वेक्टर P है और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर Q है, इन्हें बाह्यतः विभाजित कर रहा है।
जब ये बाह्यता विभाजित करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, बाह्यता विभाजित जो करेगा वो कुछ ऐसे करेगा, बाह्यता विभाजित करेगा। अब बाह्यता विभाजित करेगा तो ये बाहर वाला जो होगा ये परिणामी r होगा, यहां से यहां की जो कुल दूरी होगी ये m होती है। ये बाह्यता विभाजित कर रहा है, ये p है, ये q है, ये बाहर कहीं काट रहा है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कुल दूरी m होगी, और ये जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है सिर्फ इतनी दूरी ये n होगी। ये ओरिजिन होगा O, ये P, ये Q, और ये मान लेते हैं कोई बिंदु है R। तो अगर ये बाह्य विभाजन होगा तो सूत्र ऐसे बनेगा, फार्मूला वही रहेगा, सूत्र आपका वही रहेगा। बाह्य के लिए, बाह्य के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि बाह्य के लिए क्या हो जाएगा, बाह्य के लिए हो जाएगा एम क्यू माइनस एन पी बटे एम माइनस एन, यहां भी वही करना था। तो ये बाह्य विभाजन जब करेगा तो बाह्य विभाजन के लिए ये चित्र बनेगा। या ये मान रख लेते हैं एन, एम का मान 2 है, क्यू का मान है आई प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप -1, पी का मान है आई प्लस 2j और माइनस का के कैप बटे ये 2 माइनस 1 करेंगे। जब 2 माइनस 1 करेंगे ये हम r निकाल रहे हैं बाह्य विभाजन के लिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये अंदर जाएगा तो -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस से अंदर गुणा होगा तो i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस बन जाएगा, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये पूरे 2 में से 1 गया, पूरे के बटे 1 बचेगा। तो ये r बराबर आप लिख सकते हो, ये 2i में से 2i माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, तो -3i कैप, ये 2j है और ये 2j है, ये भी माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 2k और ये k, तो ये आ जाएगा प्लस का 2k कैप। तो ये हमारा बाह्य विभाजन के लिए हो गया, सॉरी ये 2k और ये 1 यानी ये 3 कैप होगा, 3k हो जाएगा। तो -3i कैप प्लस 3k कैप, -3i कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा बाह्य विभाजन के लिए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, प्रश्न नंबर 16 कह रहा, दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले, दो बिंदु हमारे पास है, दो बिंदु हमारे पास, दो बिंदुओं, ये लिखा है P और Q, P बराबर लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है 2 3 4 2 3 4, और लिखा हुआ है Q जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 1 और -2, 4 1 और -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दो सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, माना एक सदिश वेक्टर A है और दूसरा सदिश, माना एक सदिश वेक्टर A है और दूसरा सदिश ये है वेक्टर B, तो इनका मध्य बिंदु, जब इनका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो मध्य बिंदु के लिए होता है वेक्टर A प्लस
वेक्टर बी बटे 2। तो ये मध्य बिंदु के लिए होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे 2। तो यहाँ पी क्यों दिया है, वहां ए भी लिखा था, तो यहाँ अगर हम पी का मान निकाला तो वेक्टर पी बराबर 2i प्लस 3j और प्लस का ये आ जाएगा 4k, और q बराबर निकालें, q का मान निकालेंगे तो 4i प्लस j और माइनस का 2k। अब यदि इनका हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, तो मध्य वेक्टर या मध्य बिंदु क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात, यानी सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु बराबर वेक्टर p प्लस वेक्टर q हो बटे 2। अब इनका मान रख देते हैं। p का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k, प्लस कर लीजिए 4i प्लस j माइनस 2k हो जाएगा, इस पूरे के बटे 2। ये 2i है और ये 4i है, तो 4 और 2 ये आ जाएगा 6i, ये आ जाएगा 6i। ये 3j है और ये 1j है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4j, और ये 2k है और ये 4k है और ये माइनस का 2k है, तो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2k, ये हो जाएगा इस पूरे के बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं 6i बटे का 2 प्लस ये हो जाएगा 4j बटे का 2 प्लस 2k बटे का 2। हल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और, तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k, ये इसका मध्य बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश, हमें एक बिंदु दे रखा है, यानी बिंदु दे रखा है ए बी सी, ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः, यानी बिंदु ए की स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर, बिंदु ए की स्थिति सदिश दे रखी है वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। फिर कह रहा है b बराबर दे रखा है 2i माइनस j और प्लस का k दे रखा है, और बिंदु c बराबर दे रखा है, वेक्टर c बराबर दे रखा है i माइनस 3j, i माइनस 3j माइनस 5k। अब वो ये दे रखा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष, तो पहले हम निकालेंगे ए बी का परिमाण, फिर हम निकालेंगे बी सी का परिमाण, और फिर निकालेंगे सी ए का परिमाण। यदि इन तीनों परिमाणों में सबसे बड़े परिमाण का वर्ग शेष दो परिमाणों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो ये समकोण है, और नहीं होता है तो ये नहीं है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ए बी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए। जब वेक्टर बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
बी का जो मान है वो है 2i माइनस जे और प्लस का के, माइनस ए का मान लिखेंगे, ए का मान है 3i माइनस 4j और माइनस 4k। अब इसे हल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा, हम निकालना है b माइनस ए, ये निकाला जा रहा है, यह भी निकलेगा। तो ये 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i प्लस 4j और प्लस आ जाएगा 4k। ये जो मान निकल रहा है वो ए बी का निकल रहा है। अब यहाँ जब मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा माइनस का i, ये माइनस है और ये प्लस है, 4 में से 1 गया, कितना बचा, प्लस का 3j और ये 4k है और ये 1k है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5k। ये मान निकल गया ए बी का, ए बी निकल गया। अब यदि परिमाण ए बी निकाला तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 का वर्ग धन 9 और धन का 25। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 हो गया, 25 और 10 35, ये रूट का हो जाएगा 35। ये ए बी का मान निकल गया। अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी, जब बी सी निकालेंगे तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी का मान है आई माइनस जे, आई माइनस इसका जो मान है आई माइनस 3j माइनस 5k होगा, माइनस बी का जो मान है वो 2i माइनस जे और प्लस का k, क्या लिखेंगे i माइनस 3j माइनस 5 का k माइनस 2i प्लस j और माइनस का k। इसे हल कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये i है, ये भी i है, माइनस का i, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस 3 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 2j, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, 5 माइनस 1 माइनस 6k। इनका भी परिमाण निकाल लेते हैं, तो BC का परिमाण जो होगा वो हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ये हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 छक्का 36। हल कर लेते हैं, 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 और 1 41, ये रूट का 41 आ गया। तो ए बी का मान आ गया रूट का 35, बी सी का मान आ गया रूट का 41। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हम इसे रफ करने जा रहे हैं। तो ए बी बराबर परिमाण ए बी का आ गया रूट का 35 और परिमाण बी सी आ गया रूट का 41। और अभी हमें ये ए बी बी सी ज्ञात हो गया, अब हमें सी ए ज्ञात करना है। सी ए ज्ञात कर लेते हैं। जब सी ए ज्ञात करेंगे तो सी ए के लिए क्या होगा, सी ए ज्ञात करेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो सी ए बराबर ए का मान है
3i माइनस 4j माइनस 4k और फिर माइनस c का मान कितना है? c का मान है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस i कैप, माइनस से अंदर गुणा करेंगे माइनस i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, ये लिख लिया। हल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? ये 3 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2i कैप, ये माइनस 4 है और ये प्लस 3 है, तो प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस का j कैप, ये 4 है और ये 5 है तो प्लस का, ये 4 है और ये 5 है तो 1 बचेगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये k कैप। तो यहाँ आ गया 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, यह आ गया CA का मान। अब परिमाण CA निकाल लेते हैं। तो जब CA निकालेंगे तो हमारे पास आएगा रूट का 2 का स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा रूट का 6, यह आ जाएगा रूट का 6। अब हमें 3 मान मिल गए ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। अब सी ए का जो मान आ गया वो रूट में 6 आ गया। समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा इसमें BC है। यदि हम BC का वर्ग कर दें यानी रूट में 41 का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये 35 का वर्ग प्लस रूट में 6 का वर्ग। अब ये दिख रहा है कि यहाँ से 41 का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा तो 41 बराबर, यहाँ वर्ग होगा तो ये 35 होगा और ये 6 होगा, तो 41 बराबर और 35 और 6 भी क्या हो गया? 41। अरे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, इसलिए ए बी सी, इसलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज के, ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज